सभी को नमस्कार। AIBE एग्ज़ाम जो कल होने जा रहा है उसी के संदर्भ में आज BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 साथ में CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के जो सेक्शंस हैं वो भी बताते हुए चलेंगे। समय का अभाव है और उस समय का अभाव को देखते हुए आप निश्चित रूप से सफल हों, ये हमारी एक तरफ से शुभकामनाएं भी रहेंगी और एक सिस्टेमेटिक किस तरह से तैयारी करें जिससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिले, उसी को बताने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि सेक्शन यहाँ पे CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हैं, उनको हम आपस में कंपैरेटिव स्टडी और टाइटल के साथ में आपको बताने का प्रयास करेंगे और उसी तरह से आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मानना है कि 4 मेजर एक्ट्स जो आपके हैं वो आपको सफलता के नज़दीक लेंगे और नज़दीक के साथ में यदि थोड़ा सा भी यदि आप धैर्य से एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित रूप से सफलता और असफलता के बीच में जो एक मैं मानता हूँ कि कई बार संभावना रह जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यहाँ पे बात करें शॉर्ट टाइटल, विस्तार और प्रारंभ। ये सेक्शंस जो है शॉर्ट नाम में बात करें तो BNSS जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये सेक्शन CRPC में भी 1 नंबर पे है, BNSS में भी 1 नंबर पे है। दूसरा जो सेक्शन है वो डेफिनेशन क्लॉज है, यहाँ सेक्शन 2 और 2, सेक्शन 3 और 3 और सेक्शन 4 और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और 5, यानी चैप्टर 1 जो है उसमें 1 से लेके 5 सेक्शंस जो दिए गए हैं वो BNS में भी वही हैं और CRPC जो हमारी है उसमें भी उन्हीं को रखा गया है। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 है, यहाँ आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सीक्वेंस में 1 या 2 नंबर का सीक्वेंस रहेगा, उसको समझते हुए हम चलेंगे तो वो निश्चित रूप से हमें याद होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्राइम कोर्ट्स एंड ऑफिस, यहाँ पे दंड न्यायालयों और उनके कार्यालयों के गठन के बारे में जो बात रखी गई है वो चैप्टर 2 में रखी गई है। चैप्टर 2 में सेक्शन 6 to 20 हैं और इधर CRPC में हम बात करें तो सेक्शन 6 और 25A हैं। अब हम समझने का प्रयास करें। सेक्शन 6 जो BNSS है हमारा, उसमें दिया गया दंड न्यायालयों के वर्ग। सेक्शन 6 यहाँ पे भी वही है और CRPC जो हमारी है उसमें भी वही है। सेक्शन 7 प्रादेशिक खंड है, CRPC में भी सेक्शन 7 पे है। अब यहाँ पे सेक्शन 8 जो है BNSS का, उसमें दिया गया है सेशन न्यायालय। ये सेशन न्यायालय CRPC में हमें सेक्शन 9 पे मिलता है। यहाँ वो जो महानगर हुआ करता था हमारे, वो महानगर यहाँ से हटा दिया गया है। अब सेक्शन 9 जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, जो सेक्शन 9 है BNSS में, वो हमारे CRPC में सेक्शन 11 है। सेक्शन 10 जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है CRPC में सेक्शन 12 में है। सेक्शन 11 जो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे 11 जो BNSS का है वो CRPC में 13 है। सेक्शन 12 लोकल जुडिक्शंस एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 14 है। सेक्शन 13 BNSS का है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CRPC में 15 पे है। एजुकेटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं वो 14 में है BNSS में, CRPC में हमारे पास में 20 में है। स्पेशल एजुकेटिव मजिस्ट्रेट 15 में है, CRPC में 21 में है। सेक्शन 16 लोकल जुडिक्शन ऑफ एजुकेटिव मजिस्ट्रेट
सीआरपीसी में 22 पे है। सेक्शन 17 बात करें कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सीआरपीसी में 23 है। 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की बात की गई है, जैसे हम बोलते हैं पीपी बोलते हैं, वो यहाँ पे बीएनएसएस में हमारे पास में 18 यानी 18 नंबर पे है, तो वहाँ पे हमारे पास में 24 नंबर पे है। सहायक लोक अभियोजक, जिसे वर्तमान में हम एपीओ के नाम से जानते हैं, अपने आप में एपीपी जिसे बोलते हैं, वो वहाँ यहाँ वर्तमान में हमारे पास में 19 में है और वहाँ हमारे पास में 25 में है। 20 में है वो है अभियोजन निदेशालय, और सीआरपीसी में 25A है वो अभियोजन निदेशालय। यहाँ पे सेक्शन 6 to 25A चैप्टर 3 जो है उसमें सेक्शन 21 to 29 पावर ऑफ कोर्ट्स की बात की गई है। स्पेशल जो कोर्ट्स हैं उनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ए ट्रिबल। अब यहाँ पे 21 और 26 को रखना पड़ेगा, यानी ट्रायल जो करेगा यहाँ पे बात करते हैं उसके जिनके द्वारा अपराधों का विचारण है वो 26 और यहाँ पे 21, 22 और 28 दंडादेशों जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालयों दे सकेंगे उसके बारे में बात की गई है। 22 बीएनएसएस का है और 28 सीआरपीसी का है। 23 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट देश के और सीआरपीसी में 29, 24 सीआरपीसी में 30। उसके बाद में कंटिन्यू आगे करते हुए 25 स्पेशल जो एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के मामलों में दंडादेश की जो बात की है, एक या एक से अधिक। अब सीआरपीसी को यदि यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 31 है, सेक्शन 31 अपने आप में कह रहा है कि एक या एक से अधिक अपराधों का जो विचारण होगा उसमें 31 सीआरपीसी कह रहा है। उसी के अकॉर्डिंग बीएनएसएस को देखें तो बीएनएसएस भी हमें 25 में यही बात कह रहा है। 26 जो कह रहा है वो शक्तियों को प्रदान करने का ढंग, मोड बाई ऑफेंसेस और पावर्स की बात यहाँ पे की गई है 32 में। 32 सेक्शन सीआरपीसी और यहाँ पे 26 सेक्शंस हैं। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड की बात करता है 33। इसके साथ में शक्तियों का वापस लेना, विड्रॉल ऑफ पावर 34। 29 पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट की बात की गई है। सीआरपीसी में वही बात 35 ने की है। चैप्टर 4 30 से 34 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एआईडी एड द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता, यानी एक प्रकार की यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और मजिस्ट्रेट हैं तथा पुलिस को सहायता, यानी एक आम जो जनता है, जो आम व्यक्ति है, वो किस प्रकार से एक जब पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जब सहायता मांगेगा तो यहाँ पे आम जनता लायबल होगी कि वह उसको सहायता प्रदान करे। सेक्शन 30 से 34 है इंपॉर्टेंट सेक्शन से, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। पावर ऑफ सुपीरियर की बात करें तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में 30 में बीएनएसएस में बात की है, 36 सीआरपीसी बात करती है। 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करेगी, 37 सीआरपीसी। 32 एड टू पर्सन्स, यानी पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जो वारंट का यदि निष्पादन कर रहा है तो उसमें आम जो है पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति भी कोई भी है तो उससे यहाँ पे सहायता प्रदान की जाएगी, निष्पादन कर रहा है तो। 38 33 कुछ अपराधों में इतला का जनता द्वारा दिया जाना, 39 सीआरपीसी। 34 ग्राम के मामलों में के संबंध में नियोजन अधिकारियों का कुछ रिपोर्ट करने का कर्तव्य, सीआरपीसी 40। चैप्टर 5 35 to 62 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है उस समय क्या स्थिति रहेगी। सेक्शंस में से जो 35 to 62 हैं, यहाँ से निश्चित रूप से हम एक क्वेश्चन मान के
चलते हैं कि 35 to 62 के बीच में से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? 35 और CRPC 41। इसके साथ 36 गिरफ्तार की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के कर्तव्य। 41B इसके साथ में जो पुलिस अधिकारी है उसकी बात की गई है। 37 और 41C, फिर 38 के साथ में 41D, फिर 39, 42, 40, 43। यहाँ ये सेक्शन 35, 36, 37, 38 जो हैं वो अपने आप में 40 और 41 ABCD तक हमारे पास में है। 39 नाम और निवास बताने से इनकार करना एक जनरल क्वेश्चन होता है। यदि पुलिस अधिकारी या कोई ऐसा ऑफिसर्स है जो आपसे नाम और निवास यदि पूछता है और उस समय आप नहीं बताते हो तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। एक कॉमन सेक्शन से आम जनरल के लिए 39 BNSS और CRPC को देखें तो हमारे पास में 42 है। 42 के बाद में बात करते हैं हम BNSS के 40 जो है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया। CRPC यहाँ पे 43 की बात करती है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी BNSS में 41 में है, CRPC में 44 है। 42, 45, 46, 43, 46, 44, 47, 45, 48, 46 और 49 ये इस प्रकार के सेक्शंस हैं कि जहाँ पे ये प्रोसीजर्स के द्वारा यदि आपसे नाम पूछा जाता है, यदि आपकी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये सब यहाँ पे बात की जा रही है। और दूसरी बात, इन्हीं सेक्शन से जुड़ा हुआ एक सेक्शन हमारे को मिलता है, वो ये है कि किसी व्यक्ति को 46 जो BNSS जो हमारा है उसका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अनावश्यक अवरोध न करना। यानी किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से पुलिस द्वारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये वर्तमान में 46 में है, आमजन के लिए सेक्शन है, और CRPC में हमारे पास में 49 में हुआ करता था। नेक्स्ट 47 जो है वो कह रहा है हमारे को कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके जो संबंधित व्यक्ति हैं उसको सूचना दिया जाना। 46 और 47 ये इस प्रकार के एक आम जन के लिए रेमेडीज सेक्शंस हैं। और 47 के साथ में यदि आर्टिकल 22 जो है वो भी हमें कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार पुलिस यदि ऑफिसर करता है तो उसे गिरफ्तारी के समय को निकाल के 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करना होगा। तो 47 और 48 यदि आम जन के तौर पे यदि एग्जामिनर है कहीं से रखता है तो वो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन्स। 49 CRPC का 51, 50 CRPC का 52, 51, 53, 52, 53A, 53, 54। दूसरा जो सेक्शन आता है यहाँ पे 53 और जो 53 वर्तमान में है, और CRPC की बात करें 54 की बात करें तो एक से सेक्शन है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। यानी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पे उस स्थिति में सबसे पहले उसका मेडिकल्स जो होगा वो क्या किया जाएगा कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, यानी उसका प्रशिक्षण चिकित्सा जो है उससे करवाई जाएगी कि इस की बॉडी वर्तमान में बिल्कुल स्वस्थ या इस कंडीशंस में है। अब यहाँ पे 54 जो है BNSS का गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, यानी शिनाख्त का मतलब पहचान, यानी किसी व्यक्ति को उसे पहचान करवाई जाए कि ये व्यक्ति ये अमुक है, ये इसका नाम है और ये वो व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है, इस प्रकार का व्यक्ति। 44A जो CRPC था। 55 दोनों सेक्शंस इक्वल आ गए हैं। 55 और 55 ये पहले भी CRPC में भी 55 पे था और वर्तमान में BNSS में भी 55 पे है। 56 BNSS है वो वर्तमान में, और पहले CRPC में 55A था। 57 जो है वो CRPC में 56 पे है।
58 जो गिरफ्तार किए गए 24 घंटे की जो बात हम कर रहे थे आर्टिकल 22 में, वो 58 जो हमें कहता है कि 24 घंटे से अधिक यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। तो सीआरपीसी पढ़ते समय साथ में 57 को हम पढ़ रहे हैं, और 7 को पढ़ते 7 और 8 को जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 22 है उसको भी हम पढ़ें, जिससे वहाँ पे भी क्वेश्चन हमें मिले और यहाँ पे भी मिल पाए। 59 जो है पुलिस गिरफ्तारी यों की रिपोर्ट करना। 58 60 यहाँ पे कह रहा है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन यानी डिस्चार्ज किया जाएगा यदि जिस पे जो आरोप या जिस पे जो पूछ रहे थे, यदि पुलिस ये पाती है कि वास्तव में जो है इस व्यक्ति को हमने भाई निरोध जो कि रोका है या अन्य कोई का अवरुद्ध किया है, वो गलत किया है, तो पुलिस उसको उन्मोचित कर देगी। 59 में थी ये बात। 61 निकल भागने कहीं पीछा करने पकड़े जाने के लिए। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो पुलिस से निकल भागने की ऐसा कुछ प्रयास करता है, तो पुलिस के पास में पावर है कि वह उसके उस प्रकार का विरोध करे जितनी आवश्यकता हो, यानी गोली चला के उसके पैरों में लगे या अन्य कोई इस प्रकार का इंतजाम कर सकती है, उसे रोका जा सके। तो 61 और सीआरपीसी 60। 62 है गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना, यानी 60A जो सीआरपीसी है वर्तमान में 62 है, और ये लास्ट में कहता है कि संहिता यानी आपका सीआरपीसी में जो प्रोविजंस बने हुए हैं उनके अनुसार ही क्या होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, यहाँ पे ये कह रही। चैप्टर 6 जो है वो समन के बारे में बात और कर रहा है हमारे पास में। हाजिर होने के विवश करने के लिए आदेशिका यानी समन का प्रारूप 63 to 93 चैप्टर 6। 63 में समन का प्रारूप यानी उसका जो अपने आप में आवेदन वगैरह समन का होगा वो किस प्रकार से होगा 63, और सीआरपीसी में 61 समन की तामील कैसे की जाएगी। 62 समन की तामील के बारे में दिया गया है। 65 निगमित निकायों फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील 63 सीआरपीसी की हुआ करता था। नेक्स्ट सेक्शन 66 है वो कह रहा है जब समन किए गए व्यक्ति का न्याय मिल सके उस समय आगे की बातें आएंगी, जैसे चस्पा तामील या हम कहें कि एडी लगा के हम जब डाक द्वारा भेजते हैं उस प्रकार के तरीकों की तामील की बात यहाँ पे रखी जाएगी सेक्शन 66 और 64। 66 जो पहले था वो अब पहले 66 अब 66 है वो पहले 64 हुआ करता था। 67 जो अब है वो 65। 68 सरकारी सेवक द्वारा तामील अब 68 है वो पहले 66 हुआ करता था। 69 पहले 67 था। 70 68 और 71 साक्षी पर समन की तामील किया जाना, ये 69। गिरफ्तारी का वारंट, गिरफ्तारी वारंट की जो सेक्शंस हैं वो भी इसी प्रकार से हम बात करें कि BNSS को पहले बोलेंगे और उसके बाद में CRPC को बोलेंगे। इंडेक्स ऑलरेडी हम रीड करते जाएंगे, यानी जो समन मामला नहीं है और जो वारंट मामला होगा उसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी उसके संबंध में सेक्शन 72 to 83 यानी 72 से लेके 83 तक जो सेक्शंस होंगे वो समन के बारे में दिए गए हैं। तो BNSS का 72 है, CRPC का 70। 73 71 74 72 75 73 76 74 77 75 78 76 79 77 80 78 81 79 82 80 और 83 81। इस प्रकार से इस इंडेक्स को याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हमें एक वारंट में से कई बार पूछ लेते हैं। उद्घोषणा और कुर्की की बात करते हैं। यहाँ पे 84 टू हमारे पास में 93 जो से वो दिए गए हैं। 84 में जो फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की गई थी वो CRPC में 82 पे है। 85 83 86 86 जो है वो नया सेक्शन है। 87 84 88 85 89 86 90 77 91 जो है वो 98 है 88 है। 92 जो हाजिर का बंद पत्थर पर जमानत के भंग करने के लिए गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ बाउंड बेल बाउंड ऑफ अपरेंस, यानी ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे हाजिर नहीं होता उसमें माफी अर्जी दी जाए या उसके संबंध में जो भी बात है
तो उसके बंद पत्थर की स्थिति यहाँ पे सामने आती है। 93 जो है वो वर्तमान में 93 है, पहले वो 90 हुआ करता था। प्रवेश of the chapters of generally applications and summons and warrant arrest की बात, सेक्शन 94 to 110 चीज पेश किए जाने की विवश करने के लिए आदेशिका की बात है, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं या दस्तावेज या अन्य चीज होंगी जिन पे क्या किया जाएगा, उनके द्वारा कोर्ट को यहाँ पे इस प्रकार के दस्तावेज जो हैं या पुलिस के द्वारा ऐसी चीजें हैं वो इस प्रकार के व्यक्ति से क्या की जाएंगी, ली जाएंगी। दस्तावेज या अन्य चीजें जो पेश करने के लिए समन, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, समन करता है और उसके बाद में वो चीज दी जाती है। पन्नों के संबंध में प्रक्रिया, यानी कोई भी पत्र है, लेटर है या अन्य कोई चीज है तो उसके संबंध में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वो 95 में है, पहले 92 में हुआ करती थी, 96 है वो, 93 है, 97 है वो, 94 है, 98 है, 95, 99, 96, 101, 97, 101, 97 के बाद में 98, 102, 99, 103, 100, 104, 101 ये जो सेक्शंस हैं ये तलाशी वारंट के बारे में हैं। यहाँ 105 to 108 10 जो सेक्शंस हैं उसके बारे में बात रखी गई है। और चैप्टर 8 जो है वो 101 से 204 जो 111 से 124 की बात की गई है। 111 जो है हम बात करते हैं परिभाषाएं, कुछ मामलों में सहायता के लिए वित्तकारी व्यवस्थाओं तथा संपत्तियों की कुर्की की और संप्रण के लिए प्रक्रिया। यहाँ पे 111 से लेकर 124 तक की बात रखी गई है चैप्टर 8 में। परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति, यहाँ जो ये चैप्टर 9 है, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। और सेक्शन 9 अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन 125 to 143, 125 security for the keeping peace and convention, यानी दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अब 125 में है, वो पहले 106 में हुआ करती थी। 126 में जो है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, वह 107 में हुआ करती थी। 127 जो है वो पहले 108 में हुआ करती थी। 128 109 में, 129 110 में, 130 111 में और 131 112 में। इस प्रकार से ये सेक्शंस आप दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए इनको पढ़ें और कल और निश्चित रूप से आप सुबह इन इंडेक्स को एक बार जब भी जाएं, मेजर जो 4 एक्ट हैं उनको रिवाइज करके जाएं। उसके बाद में मेजर एक्ट टेबल पे अलग रखें और माइनर एक्ट हैं वो अलग रखें। और एग्जाम हॉल में सबसे पहले फर्स्ट जो पेपर है उसको आप 5 मिनट्स में रीड करें और उसके बाद में ये सुनिश्चित करें कि कौन से क्वेश्चंस मैं बिना किसी डायरेक्ट या अन्य किसी सहायता के कर सकता हूं, तो सबसे पहले उन्हीं को करें। और निश्चित रूप से धैर्य बना के यदि आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफाई मार्क्स 14 हैं वो प्राप्त होंगे और आप इस एग्जाम में निश्चित तौर पे सफल होंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे यही चीज हमारे को सोचनी है कि मेजर एक्ट की जो इंडेक्स है वो कंपैरेटिव स्टडी करते हुए एविडेंस, सीआरपीसी और आईपीसी और संविधान और आपकी जो है वो निश्चित रूप से सफलता सुनिश्चित करेगा। क्योंकि यहाँ से हम मान के चलते हैं मोटे तौर पे कि 45 मार्क्स के क्वेश्चन निश्चित रूप से यहीं से मिलेंगे आपको। और हमारे को मार्क्स की जो आवश्यकता है वो 40 की आवश्यकता है। तो यदि नेगेटिव मार्किंग की स्थिति हमारे पास में है नहीं और यदि आप पूरा पेपर कंप्लीट करते हो और यहाँ आप मान से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस में से यदि आपके 35 क्वेश्चंस भी हम सही मानते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैंने मेरा एक अच्छा प्रयास आपको दिया है और आप उसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें और स्मार्ट स्टडी द बेस्ट स्टडी और आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। धन्यवाद।